बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली पे खुशामदीद कहता हूं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पार्ट 2 की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका बड़ा ही अहम एक टॉपिक, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टॉपिक कौन सा है? फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर या बेसिक फोर्सेज इन नेचर। बच्चों, हम इस लेक्चर में वो तमाम की तमाम फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जो हमारी नेचर में, हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। बेसिकली ना बेटा, ये 5 फोर्सेस थी और बाद में मैक्सवेल ने आके इनको 4 में वाइंड अप कर दिया। हम देखते हैं कि वो हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बच्चों आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये 2 फोर्सेस का सम है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और नंबर 4 पे है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 बच्चों फोर्सेस हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहली बच्चों फोर्स आपके पास कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों ना, आपने 9th क्लास में बेसिक से एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था न्यूटन का, कि ये जो फोर्स है वो तमाम, आप कह लेंगे अगर 2 मैसेज हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटी की फोर्स होती है। बेसिकली ये फोर्स बिटवीन 2 मैसेज होती है इन यूनिवर्स में। किसी भी आप कह लेंगे जगह पे इस पूरी यूनिवर्स में जो 2 मैसेज के दरमियान या 3 के दरमियान जो फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज दैट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक मैस है आपके पास m1, दूसरा मैस है आपके पास m2। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स एक्ट करेगी बच्चों, वो फोर्स होती है आपके पास कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, दूसरा ये बच्चों ना एक और बात याद रखेगा, ये एमसीक्यूज भी है आपके पास। ये वीकेस्ट फोर्स है इन नेचर। आपकी नेचर में ये जितनी भी फोर्सेस हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, सबसे वीक, सबसे कमजोर, सबसे लागर, सबसे गई गुजरी आप कह लें पावर के हिसाब से वीक जो फोर्स है वो कौन सी है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और बेटे ना, ये आपके पास पूरी यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सियारे या गैलेक्सीज हैं, उन सब को जोड़ के, उन सब को जो आपके पास उनकी जो मोशन है वो इसी फोर्स के मरहूने में है। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये आपने न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। ये इस लॉ को ओबे करती है, F = G, कैपिटल G m1 m2 r²। और इसी बेस पे हम कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है जी। और G की वैल्यू भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, इसको हम यूज करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाके। अच्छा, एक बात है बच्चों, ये जितनी भी फोर्सेस हमने पढ़नी है इनमें एक हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स किस पार्टिकल या किस चीज की वजह से होगी। तो हर एक का अपना एक एक्सचेंज पार्टिकल होगा। जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो ग्रेविटोन की वजह से होती है। ये ग्रेविटोन जो है ना, अभी थ्योरेटिकल है, अभी ये डिस्कवर नहीं हुआ आपके पास पार्टिकल जो ग्रेविटी का बायस बनता है। तो इसके बारे में जब कोई थ्योरी आएगी, जब कोई मजीद इंफॉर्मेशन आएगी, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और आपके पास ये फोर्स जस्ट अट्रैक्टिव होती है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटी हर जगह पे एक्ट करेगी अगर आप इस यूनिवर्स में मौजूद हैं तो। अब बेटे, ये थी ग्रेविटी की फोर्स। दूसरी फोर्स आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग गैस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी हद तक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। और ये बेटे आपके पास, आप कह लें कि इसमें 2 फोर्सेस हैं। आप एक तो आपके पास कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। ये दोनों का आप कह लें कि सम है। और ये मैटर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह को बाइंड करने का, बांध के रखने का काम करती है। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये लॉन्ग रेंज होती है, बिल्कुल ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। दूसरा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा जरा, मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास कौन सी फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सपोज दैट बेटे, ये चार्जेस जो होते हैं ना, चार्जेस आपके पास, चार्जेस पे ये फोर्स एक्ट करती है। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। तो अब इनके दरमियान एक अट्रैक्शन की फोर्स होगी। आप जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को
रिपेल करते हैं। अब इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। लेकिन जब ये मूव कर रहे होंगे तो उनके, आप जानते हैं जब चार्ज मूव करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को आप करंट बोलते हैं, और करंट जब किसी कंडक्टर से मूव करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्सेज है उनको इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट भी बनाऊँ नॉर्थ और साउथ पोल, और इनके इस तरह से पोल्स आपस में सामने रखूँ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये भी बेटे आपके पास इनवर्स के लॉ को ओबे करती है। इस पे आप जानते हैं F = K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब बच्चों ना यहाँ पे K की वैल्यू जो है वो जरा ध्यान में रखिएगा। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से ये फोर्स आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है। एक एमसीक्यूज है या एक जनरल क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि कौन सी फोर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटे आप जानते हैं कि यहाँ पे G की वैल्यू देखिएगा 10⁻11 में है, माइनस में है और इसकी पॉजिटिव में है। अगर हम इनकी कांस्टेंट से ही अंदाजा लगाएं तो हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब इसमें बच्चों एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, फोटोन। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो कौन सा होगा, वो फोटोन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में फोटोन होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कौन सी फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एग्जिस्ट कहाँ पे करती है बच्चों ना, आपके पास न्यूक्लियस के बारे में आप तमाम स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में देखिएगा आप जानते हैं कि प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो इंटरेक्शन है आपके पास, आप ऐसे कह लेंगे। वैसे अगर जनरल में बात करूं तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करता है, सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं, दूर भेजेंगे। अगर ये दो मेरे पास चार्ज हों, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों प्रोटॉन हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपके पास ये फिर भी बाइंड हुए हैं, न्यूक्लियस स्टेबल चीज है यहाँ पे। तो कैसे, उसकी वजह बच्चों आपके पास कौन सी फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कैसे सर, वो कैसे है, ये फोर्स बच्चों बाइंड करती है प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर। अब देखिएगा, एक तो फोर्स है जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे पे लगा रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल न्यूक्लियस के अंदर फोर्स है जो इनकी जो रिपल्सिव फोर्स है उनको डोमिनेट करती है, मतलब उनसे ज्यादा उसकी वर्थ होती है, ज्यादा वैल्यू होती है। तो इस वजह से वो इसको मिनिमाइज करके वो हैवी आ जाती है। इससे ज्यादा आप कह लें कि उसका इफेक्ट ज्यादा होता है उस फोर्स का, जिस वजह से ये न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। इसी फोर्स को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। दोबारा से आसान अल्फाज में बच्चों बताता हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो रिपल्शन होती हैं उनको मिनिमाइज करती है। ये उनसे ज्यादा फोर्स होती है जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, न्यूक्लियस को इकट्ठा करके रखती है। ये इस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और आप जानते हैं न्यूक्लियस का साइज तकरीबन 10⁻15, ये फेम्टोमीटर तक इसकी रेंज होती है। शॉर्ट रेंज होती है, बहुत शॉर्ट रेंज इसकी होती है। ये दोनों पिछली लॉन्ग रेंज थी, ये शॉर्ट रेंज होती है आपके पास। और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल बच्चों वो ग्लूमोन्स है, ये याद रखिएगा। एक्सचेंज पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में कौन सा है, ग्लूमोन्स। और ये बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स होती है क्योंकि इसने न्यूक्लियस को बाइंड करके, बेसिकली आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को स्टेबल इसने करना होता है। अब बच्चों ना आपके पास सपोज दैट न्यूक्लियस जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं,
तो आप जानते हैं कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे या न्यूक्लियस का जो मैस एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस डिके की तरफ जाता है। अब जब न्यूक्लियस डिके होगा तो डिके के दौरान आप जानते हैं अल्फा डिके होता है, बीटा डिके होता है, गामा डिके होता है, इससे डिफरेंट पार्टिकल्स निकलते हैं। अब उस डिके के दौरान जो फोर्स होगी उस फोर्स को आप बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी फोर्स बच्चों? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है रेडियो एक्टिविटी के, स्पेशली जो बीटा डिके है। अच्छा बच्चों, बीटा डिके होता है ना जिसमें आप जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है आपके पास, और एक इलेक्ट्रॉन की तरह का पार्टिकल निकलता है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, मैस नहीं होता। ये बात आपने पढ़ी हुई है। वहां पे आपके पास साथ न्यूट्रिनो भी निकलता है, तो वहां पे जो फोर्स होगी वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी। सही है? कौन सी फोर्स होगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल बच्चों होता है वो होता है WZ बोसॉन। ये एक्सचेंज पार्टिकल्स आपने याद रखने हैं, ये यहाँ पे MCQ आपसे पूछा जा सकता है। सो बेटे ये थी आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेज या आप कह लें कि फंडामेंटल फोर्सेज। मैंने कहा टोटल 5 थी आपके पास। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, जो बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो आपके पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये सबसे ज्यादा है। इससे जो कम है वो बच्चों है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, और इससे जो आपके पास कम है वो है बेटे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जो सबसे कम है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपने इनकी स्ट्रेंथ के लिहाज से भी याद रखना है कि इनकी स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी मैसेज के दरमियान जो फोर्स होगी, कोई भी पूरी यूनिवर्स में जो दो मैसेज उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस पे एग्जिस्ट करती है या करंट जब मूव करता है तब, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तब जो करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हैं जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जब डिके होता है तब जो फोर्स एक्ट करती है उसको आप बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये बेटे मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर हो लेक्चर और चीज़ें काफ़ी सारी डिस्कस हो जाएं। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।